डिप्रेशन के फेज में जो हालत है वो मायूसी, उदासी, गमगीनी। जो दूसरा पोल है जिसको मेनिया, वो बिल्कुल इसके बरक्स होता है। एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बातें करने को जी करता है, लोगों से मिलने को दिल करता है। इसमें मरीज खुद को बहुत अच्छा समझता है, बट एक्चुअली वो हाइपोमैनिक होती है। आम आदमी नहीं देख सकता कि ये एबनॉर्मल है, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट देख लेता है कि ये नॉर्मल नहीं है। फैमिली लाइफ मेनिया में बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। 70% लोग वो तो फौरन जाते हैं जिन बाबुओं के पास, आमिलों के पास, फिर वो जिन निकालने में मार पीट करते हैं, खून निकालते हैं माथे से, ये गंदा खून है, बहुत टॉर्चर करते हैं। अगर एक इंसान को ये मरज हो गया, उसको ये कहना ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से, दिस इज वेरी अनफेयर, बहुत बहुत गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम टू आपका हमारी पॉडकास्ट एपिसोड 2 माइंड मैटर्स। आज हम बात करेंगे कि क्या जो मूड स्विंग्स होते हैं वो खाली मूड स्विंग्स तक ही महदूद हैं या फिर इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, कि जैसे मूड में फुर्ती आ जाना या इंसान बहुत ज़्यादा एकदम उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या ये कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है या सिर्फ इसे हम कहते हैं कि उस बंदे का अंदाज़ या उस बंदे का बिहेवियर या उसका एटीट्यूड ही इस तरह का है। तो इसी टॉपिक को हम आज एक्सप्लोर करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर साद मलिक, जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साद, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं आसान लफ्ज़ों में कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। देखिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मूड स्विंग्स आते रहते हैं, लेकिन ये इनकी 3 कैटेगरीज हम समझते हैं। एक लेवल वो है जो आम लोगों को कोई दिन आता है जब उनका मूड सही नहीं होता, कोई वजह होती है लेकिन मालूम नहीं होता, और कुछ दिन आते हैं जब वो बगैर किसी वजह के बड़े खुश फील करते हैं कुछ घंटों के लिए। इनको हम नॉर्मल मूड स्विंग्स कहते हैं। ये बीमारी नहीं है, लेकिन इससे एक दर्जे अगर हम ऊपर आएँ तो फिर बाज़ लोगों की पर्सनालिटी या शख्सियत ऐसी होती है कि कुछ दिन वो डाउन रहते हैं थोड़ा सा और कुछ दिन थोड़े से एक्टिव। इसको हम कहते हैं साइक्लोथाइमिक पर्सनालिटी, जिसमें ये मूड चेंजेस आते हैं जो सिर्फ पर्सनालिटी तक लिमिटेड है। और इससे फिर ऊपर तीसरा दर्जा है जब मूड स्विंग्स बहुत सवेयर होते हैं। बहुत सवेयर डिप्रेशन होता है, बड़ा लंबा होता है, और फिर फेज़ आता है जिसमें वो तेज़ी आती है और वो भी बहुत सवेयर और लंबी होती है। तो जब ये दर्जा आए मूड स्विंग्स का तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें बाइपोलर का मतलब है एक पोल डिप्रेशन का और एक पोल मेनिया का। इसको पहले हम कहा करते थे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। उसमें एक फेज डिप्रेशन था, एक मैनिक था, बट अब इसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे आपने फेजेस की बात की और एपिसोड्स की, तो ये किस तरह आती हैं और क्या फील हो रहा होता है उस टाइम पर्सन को? क्योंकि अगर जो हमारे सराउंडिंग में जो पर्सन्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं या कोई भी सपोर्ट ग्रुप है, तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसको कोई एपिसोड इसकी चल रही है बाइपोलर डिसऑर्डर की, या कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि इस पर्सन को बाइपोलर है? इसमें देखिए, जब हम पिछली दफ़ा डिप्रेशन की बात कर रहे थे तो हमने ये डिसाइड किया था कि जब डिप्रेशन 3 क्राइटेरिया को मीट करता है तो वो बीमारी होती है। उसमें था कि उसकी सेवेरिटी कितनी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, और क्या उसके पीछे कोई वजह है। सो अगर वजह नहीं है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, सेवेरिटी ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो बीमारी का डिप्रेशन है। अब बाज़ लोग होते हैं जिनको कुछ सालों के बाद सिर्फ डिप्रेशन होता है। बाज़ वक़्त जब मौसम बदलता है सितंबर अक्टूबर में या मार्च अप्रैल में, और उनको सिर्फ डिप्रेशन होता है कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद, उसको हम कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन। उसमें मेनिया नहीं होता, सिर्फ एक ही पोल होता है। और बाज़ लोग होते हैं कि वो जब डिप्रेशन से निकलते हैं तो फ़ौरन तेज़ी में चले जाते हैं, या डिप्रेशन में जाने से पहले तेज़ी में चले जाते हैं, या बीच में नॉर्मेलिटी भी आ जाती है। सो वो यूनिपोलर डिप्रेशन ही वो बाइपोलर डिप्रेशन होता है। सो
डिप्रेशन के फेज में जो हालत है वो तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, मायूसी, उदासी, गमगीनी, खुदकशी की सोचें और बिल्कुल विड्रॉ कर दें। तो दूसरा पोल है जिसको मेनिया कहते हैं, वो बिल्कुल इसके बरक्स होता है। उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, खुद एतमादी बहुत होती है, बातें करने को जी करता है, लोगों से मिलने को दिल करता है, बहस करने को दिल करता है, बेतहाशा शॉपिंग करने को दिल करता है, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं जिनकी कोई रैशनैलिटी नहीं होती, और अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत फील करते हैं, जैसे मैं बड़ा मजहबी रहनुमा हूँ या कोई सियासी लीडर बन गया हूँ। नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है। तो ये फिर चलता रहता है जब तक इलाज ना हो। और ये बड़ी ख़तरनाक हालत है, बिकॉज इसमें मरीज़ ख़ुद को बहुत अच्छा समझता है, बिकॉज उसकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, पर देखने वाले फील करते हैं कि ये सही नहीं है। और इस हालत में मरीज़ बहुत नुकसान कर देते हैं। वो चेक लिखते रहते हैं और खैरात बांटते रहते हैं, गलत औकात पे जाके अज़ान दे देंगे और ऐसे ऐसे क्लेम करेंगे कि वो मजहबी तबका उससे ऑफेंड होता है, बिकॉज उनमें से बाद ये फील करेगा कि मैं अपने आप को बड़ा रिलीजियस लीडर बना लेते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक कैफियत है, और बहुत से लोग अपनी जायदाद गलत लोगों को बेच देते हैं। ये जो कैफियत है ये तो सब देख लेते हैं कि एबनॉर्मल है, लेकिन इसका एक माइल्डर वर्जन है इसको हम मेनिया कहते हैं, और इसका एक माइल्डर वर्जन है जिसको हाइपोमेनिया कहते हैं। वो आम आदमी नहीं देख सकता कि ये एबनॉर्मल है, लेकिन एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट देख लेता है कि ये नॉर्मल नहीं है। उसमें यह है कि वो आदमी नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव है, बातें करता है, कॉन्फिडेंस है, मिलनसार है, तो हम लोग समझते हैं कि बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, बट एक्चुअली वो हाइपोमैनिक होते हैं, और जब वो ज़्यादा सीवियर हो तो वो फुल मेनिया बन जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस पर्सन को ये मेनियक एपिसोड्स हो रही हैं, उसको पता चल रहा होता है कि उसकी जो एपिसोड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, अब डिप्रेसिव में जा रहा है या अब हाइपो में जा रहा है, या फिर क्या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो उसके सराउंडिंग के लोग आइडेंटिफाई कर सकें, या फिर उस पर्सन को बता सकें या उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि व्हाट यू आर डूइंग। जी, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि जो डिप्रेशन का फेज़ है वो मरीज़ जानता है, घर वालों को पता नहीं चलता। ठीक है। और जो मेनिया का फेज़ है वो घर वाले पहचानते हैं, मरीज़ नहीं पहचानता। वो कहते हैं मुझे ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में फील ही नहीं किया, मैं इतना एनर्जेटिक हूँ, इतना खुश हूँ। वो इस कैफियत से निकलना नहीं चाहते, उनको वो इतनी प्लेजेंट लगती है। ठीक है। लेकिन और इसमें अक्सर इंसाइट नहीं होती, उनको इलाज पे कायल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के? मतलब एक जो है वो तो जेनेरिक है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो एक हायर रिस्क है कि वो आपके बच्चों में होगा। और यहाँ पे जो कज़न मैरिजेस हैं या भाई बहनों के आपस में रिश्ते हैं वो बड़े ज़रूरी हैं कि हम उसकी केयर करें, बिकॉज अगर दोनों साइड्स पे लड़की लड़का जिनकी शादी हो रही है अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर बड़ा हाई रिस्क है। तो ये है बेसिकली एक जेनेटिक रीज़न है, और एक केमिकल एब्नॉर्मैलिटी है कुछ ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स की, जो जब वो नीचे जाते हैं तो डिप्रेशन होता है, ऊपर जाते हैं तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा मतलब क्या मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू बाइपोलर डिसऑर्डर? जी, इसमें डिप्रेसिव फेज में तो फैमिली बड़ी देर से डिटेक्ट करती है, अदरवाइज मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहा है, काम छोड़ देता है, अलूफ हो रहा है, आइसोलेट हो रहा है, वो समझते हैं ऐसे ही है, इसलिए बड़ी देर से इलाज कराते हैं। और या मरीज़ खुदकशी की कोशिश करता है या बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन मेनिया में बहुत जल्दी ले आते हैं, बिकॉज वो सारा घर बिखर जाता है, हम साए तंग आ जाते हैं, उनकी म्यूज़िक सुनते हैं और उनके बातें इतनी करते हैं कि वो बहुत जल्दी फिर डिटेक्ट हो जाता है, तो उसमें इलाज के लिए लोग जल्दी आ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। फैमिली लाइफ मेनिया में बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा मुझे और इसको एक्सप्लेन करें एग्जांपल के साथ कि क्या इस तरह के बिहेवियर्स जो हैं वो जो पेशेंट है वो पोर्ट्रे कर रहा होता है,
مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ وہ شاپنگ بہت ایکسیسو کر رہا ہے، اسی طرح مطلب اس کے بیہیویئر میں کیا ہو رہا تھا، چیخ پکار وغیرہ، مطلب اس طرح کی چیزیں؟ جی ایک تو اوور ایکٹیو ہے، وہ ایک جگہ بیٹھیں گے نہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے آج میں نے سارے گھر کی صفائیاں کرنی، الماریاں کھول کے صفائیاں شروع کر دیں گے، پھر وہ بے تحاشا ٹیلی فون کالز کریں گے جہاں کبھی کی بھی نہیں، پھر جس کو ہم کہتے ہیں ڈس انہیبٹڈ، غیر لوگوں کو بھی گلے ملیں گے اور ان سے ان کا حال چال پوچھیں گے، اور خاص طور پہ اگر خواتین مریض ہوں تو پھر وہ ایسے کپڑے پہننے شروع کر دیتی ہیں جو کہ اس فیملی کے لیے مناسب نہیں ہوتے، بڑا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر مذہبی رجحان بہت بڑھ جاتا ہے، بات بات پہ وہ مذہبی موضوعات پہ بحث کریں گے، اور پیسے وہ خیرات کریں گے اور اتنی چیزیں خرید لائیں گے شاپنگ کر کے جس کی بالکل ضرورت نہیں، مثلاً مختلف سائزز کے جوتے لے آئیں گے جس کی ضرورت نہیں، اور بے تحاشا شوز لے آئیں گے، کمرہ بھر جائے گا، چیکس کاٹ کاٹ کے دیں گے لوگوں کو، اکاؤنٹ ان کا خالی، اور بعض اوقات 60-70 سال کا بزرگ وہ ایک ایسی شادی 20 سال کی لڑکی سے کر لے گا اسی اسٹیٹ میں، جو کہ بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح کیسز واقعی ہیں، مجھے اب میں وہ کنیکٹ کر رہی ہوں کہ واقعی دیکھیں ہیں اس طرح کے، بالکل۔ اگر مطلب یہ بھی اب مسکنسیپشنس ہیں کہ اس کا علاج شاید نہیں ہے، یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں۔ یہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی 70% لوگ جو دیہات میں ہیں وہ تو فوراً جاتے ہیں جن بابوں کے پاس، عاملوں کے پاس، اور وہ کہتے ہیں ہاں اس پہ ہوائی چیز کا اثر ہے یا جادو ہے یا کسی نے تعویذ کیا ہے، تو ایک تو وہ بجھلے ہوتا ہے، پھر وہ جن نکالنے میں مار پیٹ کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں ماتھے سے کہ یہ گندا خون ہے، بہت ٹارچر کرتے ہیں، اور اگر ان کی پریزنٹیشن میں مذہبی وہ چیزیں آ جائیں، جیسے اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر یا اپنے آپ کو لیڈر یا بہت بڑا بزرگ بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر مذہبی طبقہ ان کی پٹائی کرتا ہے، تو ان کے ساتھ بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو بہت دیر سے پہنچتے ہیں، کبھی کسی کا ناک فریکچر ہے، کسی کی ٹانگ فریکچر ہے، مار تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پبلک کو بتانا ہے کہ یہ جن بھوت جادو ٹونا تعویذ کا اثر نہیں ہے، یہ ایک کیمیکل امبیلنس ہے، ایک فزیکل پرابلم ہے برین کی جو ذہنی طور پہ پریزنٹ کرتی ہے، اور اس کا علاج بھی بایو کیمیکل طریقے سے ہوتا ہے۔ دس از ناٹ، یہ ایکٹنگ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جن بھوت کا مسئلہ ہے۔ فارچونیٹلی پچھلے 70 ایئرس میں ہمارے پاس بہت بہت معقول علاج ہے۔ آج سے 70 سال پہلے، لیٹس سے 1950 میں، یہ لوگ ہسپتال میں، مینٹل اسائلمس میں ڈال دیے جاتے تھے اور کبھی باہر نہیں آتے تھے، there was no treatment، ان کو پاگل کہہ کے جمع کرا دیا جاتا تھا، وہاں پہ ان کو مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا جاتا تھا، اور جب یہ صحیح بھی ہو جاتے تھے خود ہی سال 2 سال بعد یہ واپس نہیں آتے تھے۔ آج جو بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے کہ یہ مریض اگر پراپر اسیسمنٹ ہو، ٹریٹمنٹ ہو، تو 1-2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم علاج کی بات کریں تو اس کا علاج 2 اسٹیجز میں ہوتا ہے، ایک جو ایکیوٹ فیز ہے اس کو ٹریٹ کرنا، اگر مینیا ہے اس کو ٹریٹ کرنا، ڈپریشن ہے اس کو، اور اس کے بعد ہے سیکنڈ اسٹیج، اینڈ دیٹ از ایک موڈ اسٹیبلائزر دینا، کہ ایسی دوائی دیں جس سے دوبارہ نہ ڈپریشن ہو اور نہ تیزی کا فیل ہو۔ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز بڑا کم توجہ اس پہ دیتے ہیں، وہ صرف ایک فیز ٹریٹ کیا، وہ ڈاؤن چلا گیا، اسے ٹریٹ کیا، تیزی میں چلا گیا۔ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ از کہ ان کو موڈ اسٹیبلائزر پہ رکھا جائے جس سے یہ ہوپ فلی آئندہ بیمار نہ ہو، اور دس از پاسبل۔
ये बाइपोलर जो डिसऑर्डर है इसकी वजह से फैमिली पे, रिलेशनशिप्स और वर्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरह हर जो एस्पेक्ट है वो इम्पैक्ट हो रहा होता है उस पर? देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में तो बहुत इफेक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, इल्म नहीं है इन बीमारियों के बारे में। लोग कहते हैं कि पागल हो गया, और पागलपन कभी ठीक नहीं होता। बट फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए पहले कि क्या हमारे यहाँ जेनेटिक इन्फ्लुएंस है कि इस बीमारी का, और अगर एक बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अपने साइकियाट्रिस्ट से पूरा कराएं। बिकॉज जब एक डिप्रेशन का एपिसोड होता है या मेनिया का, तो एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए इलाज ज़रूरी होता है। और अगर आपके 2-3 एपिसोड्स हो गए 2-3 सालों में, तो फिर कम से कम 5 साल एक मूड स्टेबलाइजर ज़रूर लेना चाहिए। तो फैमिली को, डॉक्टर्स को चाहिए कि वो एजुकेट करें ये बीमारी क्या है, क्यों हुई है, और इसका क्या आप प्रिवेंशन के तौर पे कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो एम्फसिस मैं दूंगा वो है कि फैमिली में स्ट्रेस कम रखें अपने पेशेंट के ऊपर, उसके साथ रवैया हमदर्दी का रखें, केयर का रखें, अंडरस्टैंडिंग का रखें, उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं और उसको नॉर्मल ट्रीट करें एज एनी अदर इंडिविजुअल। ठीक है। इसके अलावा मैंने ना सुना है और इवन देखा भी है कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी तरबियत ठीक नहीं हुई है बच्चे की, इस वजह से वो इस तरह का हो गया है, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब है, नाराज़ हैं अल्लाह ताला, मतलब इस तरह की चीज़ें काफ़ी जी। तो इस बारे में आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को एजुकेट करें कि किस हद तक ठीक है या नहीं ठीक है। देखिए तरबियत जो होती है उसका बहुत बड़ा एम्फसिस है। मसलन एक इंसान के जो पहले 7 साल वो बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एक अपब्रिंगिंग के प्रॉब्लम से जो अमराज होते हैं वो और किस्म के होते हैं। ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसका जेनेटिक से रिस्क है। माहौल अगर अनफेवरेबल हो तो रिस्क ज़्यादा है, सपोर्टिव हो तो रिस्क कम हो जाता है। सो इसका ना तो ताल्लुक उससे है कि आपने गुनाह कितने किए, क्योंकि ये मेरे पास बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स को ये मरज़ है, हालांकि वो बड़े नेक इंसान है। सो मैं उससे रिलेट नहीं करता, बिकॉज ये बड़े नेक लोगों को भी होता है और बड़े गुनाहगार से बचे भी रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बात वही होगी कि मतलब एक्सीडेंट होना वो किसी का भी हो सकता है, इसमें कोई वो लिंक नहीं है। और वैसे भी मेरे ख्याल में अगर एक इंसान को ये मरज़ हो गया, उसको ये कहना ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से, दिस इज वेरी अनफेयर, बहुत बहुत गलत ऐसे ही है। एंड इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उस पेशेंट के या जो पर्सन फेस कर रहा है ये सारा, उसको जो उसके इर्द गिर्द के हैं लोग, वो कैसे उसकी मदद कर सकते हैं या कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो कैसे आइडेंटिफाई करें और कौन सा वो पीरियड है कि वो सिम्टम्स या साइंस नज़र आए तो फ़ौरन उसको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया जाए। पहली चीज़ तो डिप्रेशन वाला फेज है कि अगर आपके रिलेटिव को आप फील करें कि 2-3 हफ्ते में वो खामोश होता जा रहा है या होती जा रही है और आइसोलेट हो रही है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रही, सेल्फ केयर कम हो गई है, खाना पीना, नींद कम हो गई है, मायूसी उदासी की बातें कर रही है और कोई ख़ास वजह नहीं है, और अगर ये 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन दिखाइए। और अगर उसमें या किसी और मरीज़ में आपको तेज़ी नज़र आए जो कि नॉर्मली उसकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी दिखाएं। और एक दफ़ा जब ट्रीट हो जाए तो प्लीज़ डॉक्टर से पूछे दवाई कब तक देनी है, किस डोज में देनी है, फॉलो अप कब करना है। ये एडिक्टिव मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। और उन लोगों से बचें जो आजकल हमारे बहुत से यहाँ पे सेंटर्स खुले हुए हैं जो 6-6 महीने के लिए लॉकअप कर देते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। ऐसी जगहों से दूर रहें, दे आर नॉट क्वालिफाइड। जैसे आपने दवाई की बात की कि एडिक्टिव नहीं है, बहुत अभी भी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की, अगर एक दफ़ा हमने दवाई पे लगा दिया तो फिर नो कमिंग बैक। नहीं, एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट एडिक्टिव। एंटी साइकोटिक्स भी जाती हैं एक्यूट फेज में, दे आर नॉट एडिक्टिव।
और मूड स्टेबलाइजर जो काफ़ी अर्सा देना होता है, वो ऐसा ही है जैसे डायबिटीज़ का मरीज़ गोली खा रहा है काफ़ी अर्सा, ब्लड प्रेशर का मरीज़ गोली खा रहा है, इसी तरह मूड स्टेबलाइजर आप एक आध गोली रोज़ अगर खाते हैं और आपका मूड और बिहेवियर और जॉब और फैमिली लाइफ स्टेबल रहती है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल कोई इसमें एडिक्शन का फियर ना करे। और आज अगर डॉक्टर कहता है हमने छोड़नी है तो 1-2 हफ्ते में छूट जाती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा हमारे ऑडियंस को आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे या फिर किस उस पर्सन को जो बाइपोलर डिसऑर्डर फेस कर रहा है या उसकी सराउंडिंग में जो उसके टेक केयर कर रहे हैं उस पर्सन? मेरे ख्याल में जो इस बीमारी के मरीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कमज़ोरी नहीं है, ये उनकी पर्सनालिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, उसी तरह आपको और मुझको ये हो सकती है। शुक्र करें हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि इलाज है, लेकिन मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि जो मुस्तकिल पूरा इलाज कराइए और फैमिली के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो ताउन करें और मरीज़ को हेल्प करें और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप इसके साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं आज के ज़माने में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका माइंड भी उतना ही ज़रूरी है उसकी टेक केयर करना जितनी आपकी बॉडी की है। प्लीज़ अपने माइंड को निगलेक्ट नहीं करें। अगर आपको कोई भी इस तरह के मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या मूड से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो हाइज हैं या लोज़ हैं, प्लीज़ कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट ऑन टाइम, क्योंकि ट्रीटमेंट मौजूद है। इसके अलावा बी पेशेंट विद द पर्सन हु इज़ फेसिंग दीज ऑल काइंड ऑफ conditions, and also please share this with your family and friends. Until next time, take care of your mind and your well-being.